हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बच्चों में होने वाले डायरिया के बारे में। इसको हम दस्त या पेचिश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण के बारे में और यहाँ पर कौन सा टेस्ट कराया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे इसमें कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टर्म है डायरिया। डायरिया शब्द में देखिए दो टर्म है। पहला है डाई और दूसरा है रिया। डाई मतलब होता है देखिए डबल, रिया का मतलब होता है बहना। अगर यहाँ पर स्टूल की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो इसी को हम डायरिया के नाम से जानते हैं या इसको हम दस्त या पेचिस के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं इसके कारण के बारे में। तो किस कारण से डायरिया रोग हो सकता है? तो इसका पहला कारण हो सकता है माइक्रोब्स के इन्फेक्शन। माइक्रोब्स में जैसे कि वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, या इसी के साथ साथ शरीर में जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कि जिंक की कमी होती है, या विटामिन ए की कमी हो जाती है, या काउ मिल्क प्रोटीन का इनटॉलरेंस हो जाता है। तो इनके कारण डायरिया, दस्त, पेचिश देखने को मिलता है। यहाँ पर वायरस जैसे कि रोटा वायरस इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण बच्चों में डायरिया देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बैक्टीरिया में भी शिगेला बैक्टीरिया के कारण भी डायरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ में एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजॉइट स्टेज जो होती है वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर डायरिया कराती है। यहाँ पर एंटमीबा हिस्टोलिटिका टर्म का क्या मतलब है? हिस्टो मतलब होता है देखिए टिश्यू और लिटिका मतलब होता है लिसेस, मतलब कि तोड़ देना। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइनल में परफोरेशन कर देती है और इंटेस्टाइन को ब्रेक कर देती है। इसी के कारण इसका नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका पड़ा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके स्टूल टेस्ट के बारे में। स्टूल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पता लग जाता है कि डायरिया जो है वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है या प्रोटोजोआ से हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ ये इंटेस्टाइन की सबसे अंदर की लेयर, मतलब कि म्यूकोसा लेयर को पहले परफोरेट करता है, उसके बाद सम्यूकोसा लेयर को ये परफोरेट करता है, मतलब कि इसको भेद देता है। अब जैसे ये सम्यूकोसा लेयर को भेदता है, मतलब कि सम्यूकोसा लेयर को परफोरेट करता है, यहाँ पर होती हैं खून की नलियाँ, मतलब कि ब्लड वेसल्स। तो इसी के कारण स्टूल में जो है म्यूकस के साथ साथ ब्लड देखने को मिलता है। अगर स्टूल में ब्लड आ जाता है उसका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइन को परफोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर डायरिया के केस में बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लूज हो जाते हैं। अब जैसे ही देखिए बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन, मतलब कि पानी की कमी हो जाती है। यहाँ पर टर्म आया है डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर डी का मतलब होता है देखिए हट जाना और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो वाटर का हट जाना कहलाता है डिहाइड्रेशन। जैसे हम यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल सिचुएशन है और ये डायरिया वाली सिचुएशन है। नॉर्मल सिचुएशन में वाटर का जो बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पर देखिए नॉर्मल है। अब जैसे ही डायरिया वाली सिचुएशन आ जाती है तो बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है, जिसके कारण स्टूल में ज़्यादा पानी और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट साथ में बहकर बाहर निकल जाते हैं। तो इसी के कारण बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ORS का यूज़ किया जाता है। ORS मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो इसको देखिए ओरली लिया जाता है तो इसको ओरल बोल दिया गया है। और रिहाइड्रेशन मतलब कि री मतलब होता है देखिए दोबारा और हाइड्रेशन मतलब होता है पानी। तो पानी की देखिए ये दोबारा खपत कर लेता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर होते हैं सॉल्ट में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन। तो बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये पर्सन को 75 ml पर kg के हिसाब से ये देना होता है। अगर देखिए यहाँ पर बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो 75 × 10 = 750 ml ये देना होता है। यहाँ पर इस पैकेट में इसकी मात्रा 22 ग्राम है। इस 22 ग्राम को देखिए 1 लीटर पानी में इसका सॉल्यूशन बनाना होता है। तो ORS का काम होता है बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने का।
जो बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं, ये उनकी पूर्ति करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए डायरिया सिचुएशन में अगर बच्चे को फीवर हो जाता है, मतलब कि बुखार हो जाता है, तो बुखार को कम करने के लिए यहाँ पर पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जान लेते हैं पैरासीटामोल की डोज के बारे में। तो पैरासीटामोल की डोज जो होती है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से इसको देना होता है। अगर बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो 20 इंटू 15 इजिकल टू 300 मिलीग्राम, तो ये बच्चे को 300 मिलीग्राम देना होगा। तो इस सस्पेंशन में इसके 5 ml में 120 मिलीग्राम है, तो इसके 1 ml में 120/5 इजिकल टू 24 मिलीग्राम। यहाँ पर इसके 1 ml में 24 मिलीग्राम पैरासीटामोल गिवन है। तो यहाँ पर 20 किलोग्राम के बच्चे को 12.5 ml ये दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिंक सिरप के बारे में। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि डायरिया का एक कॉज ये भी होता है कि भाई जिंक की अगर कमी हो जाती है तो डायरिया हो जाता है, या देखिए बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स बह जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर देखिए जिंक की जो मात्रा होती है वो बॉडी में कम हो जाती है, तो यहाँ पर जिंक सिरप जो कि जिंकोनिया नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, इसमें होता है जिंक एसीटेट। यहाँ पर जिंक का क्या काम होता है? जिंक जो होता है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, जिससे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी थी वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर इसके 5 ml में इसका 20 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो उसको 2.5 ml जिंक सिरप देते हैं, या इसका 10 मिलीग्राम जिंक सिरप 10 से 15 दिन के लिए बच्चे को देना होता है। अगर बच्चे की एज 6 मंथ मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा होती है तो बच्चे को इसका 5 ml देना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके 5 ml में ये 20 मिलीग्राम है, तो 5 ml या इसका 20 मिलीग्राम बच्चे को 10 से 15 दिन के लिए देना होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफ्लोमैक फोर्ट और O2M के बारे में। तो ऑफ्लोमैक फोर्ट और O2M में होता है ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल। यहाँ पर ऑफ्लोक्सासिन जो कि एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है, जबकि मेट्रोनिडाजोल जो कि एक एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन होती है, साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती है। यहाँ पर जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ऑफ्लोक्सासिन की जो डोज होती है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से पेशेंट को देनी होती है, और इसको भी आप BD मतलब के 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। जबकि मेट्रोनिडाजोल को 20 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से और 2 डिवाइडेड डोज में इसको दे सकते हैं। यहाँ पर O2M में इसके 5 ml में ऑफ्लोक्सासिन 100 मिलीग्राम है, जबकि मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली होती है, अगर देखिए किसी भी सस्पेंशन या किसी भी सिरप में 2 या 2 से ज़्यादा मेडिसिन का मिक्सचर होता है, तो वहाँ पर किसी एक मेडिसिन की डोज के हिसाब से पूरी डोज को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑफ्लोक्सासिन या मेट्रोनिडाजोल किसी एक मेडिसिन के हिसाब से आप पेशेंट को ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर देखिए बच्चे का यहाँ पर देखिए 20 किलोग्राम वजन है, तो इसकी जो कैलकुलेटेड डोज होगी वो ऑफ्लोक्सासिन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं या मेट्रोनिडाजोल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए ऑफ्लोक्सासिन के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 इंटू 15, तो ये होती है देखिए 300 मिलीग्राम। तो ये देखिए 300 मिलीग्राम के हिसाब से पेशेंट को देनी रहेगी, और इस 300 मिलीग्राम को आप 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। ओके।